नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डस्का और कराची के बाई इलेक्शन के नताइज के बाद अब खुशाब के इलेक्शन के नतीजा भी हमारे सामने है और हमें नज़र आता है कि PMLN एक विनिंग ट्रेंड के ऊपर चल रही है। ये सही है कि यह हल्का रवायती तौर पर PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। PMLN के वफात पाने वाले जो कैंडिडेट थे यहाँ से, जनाब मोहम्मद वारिस शाद साहब जो MNA थे यहाँ से, जो रहलत फरमा गए, वो यहाँ से 4 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके थे। उन्हीं के साहिबजादे को वोट मिला था और ये PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। लेकिन इसके बावजूद, और ये भी कि PTI ने अपने 2018 के वोट पे कोई तकरीबन 2-2.5 हज़ार का इजाफा किया है, लेकिन इसके बावजूद, इसके साथ ही हम देखते हैं कि PMLN ने अपने वोट बैंक में बावजूद हुकूमत में ना होते हुए 5,000 वोटों का इजाफा किया। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि PMLN का पंजाब में एक विनिंग ट्रेंड है और हुकूमत के हमायत में इजाफा नहीं हुआ, या हुकूमत के अगर हमायती हैं भी तो उनमें अब कोई एक्साइटमेंट या जोश व खरोश नहीं पाया जाता। हुकूमत का अंदाज़ा यही है कि ये सब कुछ इसीलिए है कि हुकूमत महंगाई से रिलीफ आवाम को नहीं दे पा रही है, महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है, और यही वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हुकूमत अपने नए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब को लेके आई है। और शौकत तरीन साहब ने पहली जो उनकी फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया और यह कहा कि हमें IMF से मामलात को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, वो इस चीज़ का खमाज है कि हुकूमत को पूरी तरह से अंदाज़ा है कि उसका मुस्तकबिल जो है आने वाले इंतखाबात में, वो कंट्री, वो इस मुल्क की मईशत के ऊपर उसका तमाम दारोमदार है। शौकत तरीन साहब ने क्या कहा, मैं एक एक करके आपको सुनाता हूँ। 2008 में मैं जब IMF गया था तो दुनिया हमारे साथ थी। फाइट ऑन टेरर की वजह से हमें जो कंडीशंस लगाई गई वो उन्होंने कंडीशन नहीं लगाई, वो बल्कि उन्होंने हमारे से पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। तो वो एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट को मैं कह सकता हूँ। इस वक्त जो एनवायरनमेंट था वो फ्रेंडली नहीं था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मुल्कों के, वो जाहिर है उन्होंने इस चीज़ को डिफ़िकल्ट किया। तो हमारा जो ये IMF प्रोग्राम था ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसमें उन्होंने फ्रंट लोडिंग कर दी सारी की सारी, और ऐसी कंडीशंस डाल दी जो कि जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है। शौकत तरीन साहब ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका का IMF पे दबाव था। अमेरिका के दबाव की वजह से, और चूँकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, IMF ने बहुत ही सख्त और स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ पाकिस्तान के ऊपर नाफिज की, और जिसकी अंदाज़ा था पहले से IMF को कि इसकी सियासी कॉस्ट जो है, इसकी सियासी कीमत जो है, हुकूमत को गैर मकबूलियत की शक्ल में बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन शौकत तरीन साहब का फार्मूला और लाहे अमल और हिकमत अमली है क्या, वो इस एक शॉट से पता चलेगा। हमारे पास इस वक्त IMF प्रोग्राम है, हम उससे निकले नहीं हैं। ये जो टैरिफ हमने इंक्रीज़ करना है या इंक्रीमेंटल टैक्सेस जो आप हमारे पास डिमांड कर रहे हैं, वो हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। बढ़ा दें फ्यूल चार्जेस वगैरह, आपको एकदम इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो, हर चीज़ पे आज लागू होती है। तो हमने उनसे बात की है और वो काफ़ी सिंपैथेटिक है, और ये हमने उनको कहना है कि हम IMF प्रोग्राम से निकलेंगे नहीं, लेकिन हमें आप ज़रा कुछ स्पेस दें। टैरिफ इंक्रीज इज़ नॉट द ओनली वे टू रेज मनी। ऑल दे आर इंटरेस्टेड कि हमारा जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर कोई थोड़ी ब्रेक्स लगनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो टैरिफ इंक्रीज अपने आम आदमी के ऊपर करेंगे। वो इस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ नॉट विलिंग टू डू दैट, और हम इसमें से इनको माजरत करेंगे। हम टैक्स का एनवलप बढ़ाएंगे, हम इनोवेटिव तरीक़ों से बढ़ाएंगे। 19 पे एकदम हमें कहा कि आप 3,800 से उठ के 5500 पे चले जाओ, ये नहीं होगा। ये हमें, दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। हम हर साल 1-1.5% अगर करते जाएं तो 7-8 साल के बीच में हम 20% पे चले जाएंगे। आई थिंक दैट्स द वे टू गो, और हम उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अब नाज़रीन, 2 बुनियादी सवाल हैं। एक तो ये कि नए फाइनेंस मिनिस्टर वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब जिस हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, जो IMF से रीनेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF जो हैं वो ख़ासे हमसे हमदर्दी भी रखते हैं, समझते हैं हमारे मौक़िफ़ को, क्या इसमें शौकत तरीन साहब कामयाब हो पाएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या असल मसला यही है, क्या मसला यही है कि महंगाई है जिसकी वजह से हुकूमत की हमायत में पंजाब में इजाफा नहीं हो पा रहा, उसके हमायतियों में कुछ जोश व खरोश नहीं पाया जा रहा, PMLN की पंजाब में मकबूलियत में इजाफा
हो रहा है कि यही वजह है या इसकी कुछ और भी वजूहात हो सकती है? इन दोनों बुनियादी सवालों के साथ मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मुझे हुकूमत की तरफ से हुमायूं अख्तर खान साहब ज्वाइन कर सकेंगे, जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे अपोजिशन की तरफ से जनाब सेनेटर सलीम मांडवेवाला साहब ज्वाइन कर सकेंगे, जो फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो मेरे साथ होंगे। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, कराची से मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इसी प्रोग्राम में गौहर एजाज साहब जो एप्टमा के पैट्रन इन चीफ हैं वो भी हमें ज्वाइन कर सकें बिजनेस के पर्सपेक्टिव के साथ। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। हुमायूं अख्तर खान साहब, अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं, आप शौकत तरीन साहब की शख्सियत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। वो बड़े रिलक्टेंट भी थे ये पोजीशन लेने के लिए, उनके अपने भी बड़े मसाइल थे, लेकिन जो हिकमत अमली वो रखी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस हद तक आपकी हुकूमत इसमें कामयाब हो सकेगी? देखिए, उनकी बेसिक सोच शौकत तरीन की ये है कि हमें IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए जो इंक्रीमेंटल टैक्सेस हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस इंक्रीज करनी है बिजली वगैरह की, उसमें हमें कुछ ब्रीदिंग टाइम मिले। और मुझे खुशी हुई है आपका प्रोग्राम सुन के कि इसमें फाइनेंस मिनिस्टर के बकौल IMF का रिस्पांस अच्छा है। एक बहुत बड़ा एलिफेंट इन द रूम है, वो सर्कुलर डेट है। मेरी नज़र में सर्कुलर डेट के बाकी तो जो आप मेजर्स लें सो लें, सर्कुलर डेट इतनी तेज़ी से बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछली 2018 की IMF प्रोग्राम की वजह से जो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गया और क्रैश हो गया, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करें। उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही हुआ ये कि 2008 से 13 में कैपेसिटी बहुत लग गई, 2013 से 18 में, और बिजली की, और उस कैपेसिटी का खरीदार जो प्राइमरीली इंडस्ट्री होती है वो टोटल स्लो डाउन हो गया, और इस वजह से हमें कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ी IPP प्रोड्यूसर्स को, और ये सर्कुलर डेट इतना तेजी से, एक वजह इसमें ये है। तो मैं तो ये चाहूँगा, जो कि शौकत तरीन का एक फोकस है कि हमने ग्रोथ वापस लानी है, सही फोकस है। ग्रोथ वापस लाने से मेरी नज़र में सर्कुलर डेट भी बेहतर होगा, कारखाने चलेंगे तो बिजली की खपत पैदा होगी, उसका आपको टैरिफ मिलेगा, और आपको जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी। सेकेंडली, मैन्युफैक्चरिंग जो कि 75 से 80% आपके FPR रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग से ही रेवेन्यू रिस्टोर होगा FPR का। आप बिल्कुल कोशिश करें जी, 2 मिलियन से 2.5 मिलियन आपके फाइलर्स हो गए, लेकिन रियल रेवेन्यू जो आता है FPR में वो इंडस्ट्री से आता है। और तीसरी चीज ये है कि आपकी ग्रोथ जो 80% ग्रोथ है इन जॉब्स है, जॉब्स वो भी इंडस्ट्री से आती हैं। पब्लिक सेक्टर में तो जॉब्स अब 15-20% रह गई है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात में बड़ा वजन है। सलीम मांडवेवाला साहब, आपको लगता है कि शौकत तरीन साहब रीनेगोशिएट कर पाएंगे IMF से? देखें सर, मोहित साहब, मैं तो समझता हूँ कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और मैं समझता हूँ कि शौकत तरीन साहब को काफ़ी पहले ले आना चाहिए था, और क्योंकि मैंने खुद शौकत तरीन साहब के साथ काम किया है। मैं जब चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट था, he was finance minister in our government at that time। तो एक तो चीज़ है कि जो भी शौकत साहब बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ जो हुमायूं साहब ने भी बातें की हैं, देखें सबसे बड़ा इशू है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है, विच बिकम्स प्रोडक्टिव इज इंडस्ट्री। तो जब तक आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जो कि नहीं हो रही, अगर आप फिगर्स निकालें, इन्वेस्टमेंट इज गेटिंग मतलब एट दी वर्स्ट लेवल इन पाकिस्तान। तो इन्वेस्टमेंट जिस मुल्क में नहीं होगी उसमें ग्रोथ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो भी इन्वेस्टमेंट आपको रियल एस्टेट में नहीं चाहिए, जो हमारे यहाँ मोस्ट अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, और हम रियल एस्टेट को एक हमेशा एक फैक्टर देखते हैं कि हाँ जी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्लॉट की कीमत 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गई, उससे हमारी इकोनॉमी को में जो इनपुट आ रहा है वो इतना नहीं आ रहा जो कि इंडस्ट्री देती है। और मैं समझता हूँ कि जॉब्स क्रिएशन, टैक्सेस, आपकी ग्रोथ, ये जब तक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी, चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरेन हो,
पाकिस्तान इन अ बिग वे टर्न अराउंड नहीं होगा। दूसरा, जो शौकत साहब ने बातें की वो बिल्कुल सही थी। 2008 में जब IMF गए थे और उसके बाद हम 2013 में दोबारा जाने वाले थे क्योंकि हम IMF प्रोग्राम से निकल गए थे, और उस वक्त भी कुछ ऐसी वजूहत थी कि उनकी डिमांड इतनी अनरीजनेबल थी कि हमने उनको कहा कि सॉरी वी कैन नॉट कंटिन्यू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रोग्राम में आप क्यों चले गए, नंबर वन, जो कि आपकी इकोनॉमी को भी तबाह कर देता, जो कि आपके यहाँ इतनी अनलिमिटेड इन्फ्लेशन जो हो गई है, और ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को इस प्रोग्राम ने अफेक्ट किया है। तो आप ऐसे प्रोग्राम में गए क्यों? अच्छा, मेरे साथ हैं, ये बड़ा कम होता है। सलीम मेरे साथ रहिए, मांडवेवाला साहब मेरे साथ रहिए। बड़ा कम होता है कि ऑपोजिशन का कोई लीडर जो है हुकूमत की किसी पॉलिसी को वेलकम कर दे। ये बहुत बड़ा मौजूदा है जो अभी हो गया है चंद मिनट पहले हमारे सामने। लेकिन जुबैर तोफैल साहब, क्या आपको मैं फिर आऊंगा ब्रेक के बाद आपकी तरफ, मैं सिर्फ ब्रेक से पहले जुबैर तोफैल साहब को लाना चाहता हूं। जुबैर तोफैल साहब, आपको लग रहा है कि शौकत तरीन साहब की डायरेक्शन ठीक है? मैं समझता हूं कि शौकत तरीन साहब की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है और हम कोई हुकूमत को तायद नहीं कर रहे। बात यह है कि शौकत तरीन साहब को उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हमें पता है कि वो चैलेंजेस जो आते हैं तो उनके अंदर सलाहियत है कि वो उनको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। और उन्होंने सबसे पहले आते ही ये कहा कि वो IMF से जो है कुछ चीज़ों पे रीनेगोशिएट करेंगे। मिसाल के तौर पे जो टैरिफ बढ़ाने का था या इंक्रीमेंटल टैक्सेस थे, तो उसके बारे में उनकी सोच बिल्कुल सही है। हम उनको तकरीबन, मैं उनको ज़ाती तौर पे 30 साल से ज़्यादा जानता हूँ, तो ही इज़ अ गुड पर्सन और वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और चीज़ों को रिजॉल्व करने में उनकी सलाहियत है। तो हमें उनके ऊपर इत्मीनान करना चाहिए और आप देखिएगा इंशाल्लाह ये चंद महीनों में जो है मुश्किल सूरत हाल से मईशत को निकालने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि इस वक्त मुल्क जो है और हुकूमत क्यों गैर मकबूल हो रही है आवाम के अंदर, या क्यों हुकूमत बाई इलेक्शंस हार रही है? वो इसलिए हार रही है कि जो महंगाई है, महंगाई के तूफान को हुकूमत किसी भी तरह रोक ना पाई। उसमें खास तौर पर खाने पीने की अशिया इस पे मजीद बात करते हैं, इस पे मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। हकीकत हुकूमत ने करेक्ट डायग्नोसिस कर लिया, तशखीस कर ली है मरज की कि महंगाई की वजह से हुकूमत या तो गैर मकबूल हो रही है या अपनी मकबूलियत में इजाफा नहीं कर पा रही है। क्या हुकूमत इसको टर्न अराउंड कर पाएगी? इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि शौकत तरीन साहब जो पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना हैं, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस किस्म के ख्यालात का और जिस हिकमत अमली का उन्होंने इजहार किया, उससे बात वाज़ेह है कि हुकूमत ये समझती है कि हुकूमत अगर गैर मकबूल हो रही है या उसकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हो रहा है या उसका ग्राफ वहीं खड़ा है जहाँ 2018 में था, तो उसकी वाज़ेह वजह यह है कि हुकूमत अपने आवाम को माशी तौर पर कोई रिलीफ नहीं दे सकी। महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लोग परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, और अब शौकत तरीन साहब उसका हल निकालने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। वो IMF से रीनेगोशिएट करने की बात करेंगे। इस हवाले से एक पहला राउंड हमने डिस्कशन का किया। मैं बात का आगाज़ करता हूँ जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब से। हुमायूं साहब, ये बड़ा कम होता है कि कोई अपोजिशन लीडर इतना फरागदिल हो जैसा कि सेनेटर सलीम मांडवेवाला हैं कि उन्होंने एक सच्ची बात की। उन्होंने कहा कि शौकत तरीन साहब की स्ट्रैटेजी और उनकी तमाम पॉलिसी और प्रोफाइल में जान लगती है। लेकिन अगर शौकत तरीन साहब सही कह रहे हैं हुमायूं अख्तर साहब, तो फिर इसका मतलब है कि जो कुछ डॉक्टर हफीज शेख साहब करते रहे 2-2.5 बरस से, वो फिर गलत करते रहे और आपकी हुकूमत ने उनको ये तमाम तबाहकारी करने की इजाजत दे रखी थी। नहीं, मोहित, आई थिंक हफीज शेख साहब एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ा तजुर्बाकार आदमी हैं। उस वक्त हालात और थे। उस वक्त देखिए, बुनियादी चीज उस वक्त और अब में जो फर्क है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस का IMF ने आपको कहा कि बढ़ाएं क्योंकि सर्कुलर डेट का इशू बहुत सीरियस है। उन्होंने कहा है कि टैक्सेस, आपको इंक्रीमेंटल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे क्योंकि FPR की कलेक्शंस में कमी वाक़या रही है पिछले 2.5 साल। लेकिन उस वक्त आपको मालूम है जो हमारे मुल्क में IMF की मेन वजह होती है IMF के पास जाने की, वो होती है कि ओवर वैल्यूड रुपया रखना। ओवर वैल्यूड रुपया, ये हमारे मुल्क में पता नहीं क्या रिवाज है जी। जितने बहुत से फाइनेंस मिनिस्टर्स वो कहते हैं कि रुपए की वैल्यू जो है उससे कोई इंडिकेट होता है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है। ये गलत होता है। रुपए की वैल्यू, करेंसी वैल्यू उधर होती है जो बेसिक ओवरऑल आपकी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज में फिर आप मुतय्यन करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2019 के शुरू में हफीज शेख साहब सही थे
और 2021 के दरमियान में अब जाके शौकत तरीन सही है, वो भी सही थे, ये भी सही है, कैसे हो सकता है? अगर मैं बात मुकम्मल कर लूं, आपने मेरी बात, जो मेरा मेन पॉइंट है वो सुना नहीं कोई। मेरा मेन पॉइंट ये है कि क्योंकि तकरीबन 35-40% रुपया 2018 में 19 में ओवर वैल्यू था, और तो IMF की पहली कंडीशन होती है कि उस रुपया को ड्रास्टिकली नीचे करें। पीपल पार्टी के जमाने में 2008 में हुआ था, 40% नीचे आया था, क्योंकि शौकत अजीज ने भी ओवरवेल। जब आप रुपया ड्रास्टिकली नीचे लाते हैं तो उसका डेवस्टेटिंग इफेक्ट होता है महंगाई पे, साथ साथ मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, जिससे आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। तो उस वक्त वो मजबूरी थी रुपया की इस सडन डिवैल्यूएशन, वो कोई गलत पॉलिसी नहीं थी जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सलीम मांडवेल साहब, मैं शाहिद सत्तार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एप्टमा के, एप्टमा को इस्लामाबाद में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्विकली आपसे कि ये आप भी यही समझते हैं कि 2019 के शुरू में डॉक्टर हफीज शेख जो कुछ कर रहे थे बिल्कुल ठीक है, और अब 2021 के शुरू में जो कुछ शौकत तरीन करना जा रहे हैं वो भी ठीक है? नहीं सर, देखिए, मैं एग्री नहीं करता हुमायूं साहब से। 2019 में हालात इतने खराब नहीं थे जो आज हैं, और 2019 में अगर आपको याद हो, जब असद उमर साहब को क्यों हटाया गया था, आपको अगर याद हो, असद उमर साहब को इसलिए हटाया गया था कि वो IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए उन कंडीशंस पे तैयार नहीं थे, और असद उमर साहब को हटाया गया। उसके बाद हफीज शेख साहब को बुलाया गया, तो he would sign the IMF program on the dotted line, and this is what exactly what Hafiz Sheikh Saab did, that he accepted the program as it is, as IMF wanted, or maybe at that time that was the right thing to do, but the fact is कि उसने आपकी गवर्नमेंट का क्या हाल किया, उसने आपके मुल्क का क्या हाल किया by signing that on the dotted line। तो आपने तो वो कंडीशंस मान ली जो आप कभी फुलफिल कर ही नहीं सकते, और अगर आप करते हैं तो मुल्क की तबाही है, इकोनॉमी की तबाही है, एंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और ये भी जो हुमायूं अख्तर साहब कह रहे हैं कि डिवैल्यूएशन जिस तरीके से की गई, अगर आप 2008 से हमारी 2009 से 2013 तक डिवैल्यूएशन देखें, तो यही शौकत अजीज साहब ने किया कि डिवैल्यूएशन नहीं होने दी। तो सडनली जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई तो दे वेंट इनटू अ डिवैल्यूएशन, 20 रुपए की डिवैल्यूएशन कर दी। तो ये डिवैल्यूएशन की ओवरनाइट जरूरत ना पड़े, अगर आप एज पर रिक्वायर्ड डिवैल्यूएशन होने दें, जो कि मार्केट ड्रिवन डिवैल्यूएशन, मगर जब आप उसको रोकेंगे, बिल्कुल सही। इससे तो हमारा इत्तेफाक है कि आप करेंसी को फ्लोट करने दें, उसको उसके कुदरती पोजीशन और उसके लेवल पे उसको आने देना। मेरे साथ रहिए, शाहिद सत्तार साहब को भी मुझे लाने दीजिए। शाहिद सत्तार साहब, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्टिंग बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन है टेक्सटाइल की, एप्टमा, उसके नुमाइंदे हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके तमाम पॉलिसी मैटर्स को देखते हैं। आप क्या कहेंगे कि फिर असद उमर की जो एहतियात थी उस वक्त 2019 के शुरू में कि भी फूंक के चल रहा है IMF के साथ, वो सही साबित हुई है शौकत तरीन की अब की स्टेटमेंट से? जी, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जी कि जो IMF प्रोग्राम है वो मुल्क की मईशत को एक किस्म का फंदा डाल देता है। अच्छा, उससे आपको जो ग्रोथ है वो कभी मिल नहीं सकती, और अगर ग्रोथ नहीं मिलेगी तो आपकी जॉब्स नहीं बनेंगी, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ेगी, और उसके तहत जो टैक्सेशन ज़्यादा करते हैं, जो कलेक्शन ज़्यादा करते हैं, एंड हर किस्म की जो लगाई जाती हैं कतरें कि जी आप ये करेंगे वो करेंगे, उससे आप ग्रोथ किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते। अगर आप ग्रोथ नहीं हासिल कर सकते तो फिर मुल्क तो पीछे की तरफ ही जाएगा। तो ये IMF का जो प्रोग्राम है इसको रीनेगोशिएट करना एक बहुत अहम जरूरत थी। नहीं, खाली रीनेगोशिएट करना है, इसमें से निकल जाना चाहिए। आप एक बात तो क्लियर करें अपनी, आपका क्या मौक़िफ़ है एप्टमा का, इसमें से बाहर निकल जाए? जी, मेरा तो हम तो कहते हैं जी कि आपके एक्सपोर्टर्स और आपके इंडस्ट्रियलिस्ट इतने काबिल हैं और इतनी उनमें जान है कि जी वो जितने पैसे आप IMF से या दूसरे मुल्कों से लेते हैं वो उतनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे,
आप उनको मौका तो दीजिए। अच्छा जुबैर तोफैल साहब, आप इस मुल्क के एक मुमताज़ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। शौकत तरीन साहब ने 3 चीज़ों पे जोर दिया कि मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए हम बढ़ाएंगे अपनी पैदावार को, एग्रीकल्चर में बढ़ाएंगे, हाउसिंग में बढ़ाएंगे। आपको लगता है कि आप लोगों में और आपकी इंडस्ट्री में इतनी सलाहियत है कि अगर IMF के प्रोग्राम में हम ना हो, उससे निकल जाएं, तो आप लोग कारोबार इतना बढ़ा सकते हैं कि उससे टैक्सेस बढ़ सकते हैं, पैसा बढ़ सकता है? देखिए, इसमें 2 बातें। मुझे नहीं पता कि हम IMF के प्रोग्राम से आसानी से निकल सकेंगे। ये तो जो प्रोग्राम है इसके अंदर हम खुद गए, और फिर जब आप IMF में जाते हैं तो वो कंडीशनैलिटीज़ लगाते हैं। बहरहाल अब कंडीशनैलिटीज़ जो भी लगी हैं वो बहुत सख्त थी, और जिसके लिए कि शौकत तरीन साहब ने कहा कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि बिजली का रेट इतना बढ़ाएं या टैक्सेशन को इतना इंक्रीज़ किया जाए। और मैं एप्टिमा के जो नुमाइंदे सत्तार साहब, इनकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर आप इंडस्ट्री को और टेक्सटाइल सेक्टर को बिल्कुल खुला छोड़ दें और उनको इजाज़त, उनको जो बिजली और गैस है एक मुनासिब रेट पे प्रोवाइड करें, जिसके लिए कि गवर्नमेंट ने 2 साल पहले वादा किया था, उस रेट पे अगर आप बिजली और गैस देंगे तो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के पास इतनी पोटेंशियल है कि आप IMF में जाके मेरा ख्याल है 3 से 4 बिलियन डॉलर आपको मिलेगा, और वो भी किस्तों में मिलेगा। गालिबन 2 साल में या 3 साल में ये 3.5-4 बिलियन डॉलर मिलने हैं, और यही अमाउंट जो है एक्सपोर्ट इंक्रीज करके हासिल किया जा सकता है, और इसमें कोई भी कबाहत नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि अगर रीनेगोशिएट करने का जा रहे हैं IMF से ज़रूर करें, और जो उनकी सख्त शराइत हैं उससे मानने से इनकार कर दें, और आप अपने एक्सपोर्टर्स को छोड़ दें। मैं यकीन से कहता हूँ कि ना सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि और दूसरे सेक्टर्स भी हैं कि जहाँ से इतनी एक्सपोर्ट होगी कि आपको जो 3 बिलियन डॉलर की कमी है, या जो आप 3 बिलियन डॉलर IMF से लेने जा रहे हैं, वो आपको दाखिली ज़राए से ही या एक्सपोर्ट्स के ज़रिए आसानी से हासिल हो जाएगा। और इसके अलावा एक चीज और ठहरे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ हैं देखिए सेनेटर सलीम मांडवेवाला। एक लाइन ऐड करना चाहता हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ओवरसीज पाकिस्तानीज का। पूरे पाकिस्तान की तमाम सनतें मिलकर भी जो है ना, बड़ी मुश्किल से 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर पाएंगी इस साल, और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो हमें 27-28 अरब डॉलर भेजने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हुकूमत उन लोगों का ख्याल करे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएं। शुक्रिया। और उनको वोट का भी हक देने की ज़रा चुपता हुआ टॉपिक है। सेनेटर सलीम मानवेवाला, वोट तो दे दें बेचारों को, ओवरसीज पाकिस्तानी देना चाहिए। क्यों मुखालफत करते हैं आप इसकी? उनको देना चाहिए, ओवरसीज उनको देना चाहिए। ये सेनेटर सलीम मांडवेवाला की आवाज़ है? नहीं, मैं नहीं, मेरा ये आवाज़ सेनेटर कराची से जुबैर की है। जी जी, नहीं वो वही सब। अच्छा जी हाँ, हेलो जी मांडवेवाला शाहिद सत्तार, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जी एक सेकंड जी, कौन जी एक सेकंड, जरा मांडवेवाला साहब का क्विक इस पर रिस्पांस ले। मांडवे साहब, फवाद चौधरी साहब रोज आपको शर्मिंदा करते हैं क्या कि भाई बिलियन डॉलर उनका रोशन अकाउंट में हो वो तो ठीक है, बाकी सब जगहों पे पैसा आ जाए वो ठीक है, लेकिन उनको वोट का हक नहीं देना, और आप और PMLN इसकी मुखालफत करते हैं। जरा वजाहत तो कर दे जरा क्विकली। नहीं मोहित साहब, देखें फवाद साहब पता नहीं ये क्यों कहते हैं, हमने कभी ये कहा नहीं कि हम इसकी मुखालफत करते हैं। हम कहते हैं भाई कोई तरीक़ेकार इसका बनाएं, कोई पार्लियामेंट लाएं, कमेटी में लाएं, पार्लियामेंट की कोई कमेटी इस पे बनाएं, इस पे डिस्कशन हो। देखें ऐसे बस कह देना जी आप इजाजत दे दें, जैसे आपने कह दिया कि जी सेनेट जो है वो शो ऑफ हैंड से डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का इलेक्शन होना चाहिए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आप उसके ऐसी बातें क्यों कह देते हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशनली एक चीज चेंज करें, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगी। सिर्फ ये कह देना कि जी ऐसे होना चाहिए और जी कल हो जाना चाहिए, तो ऐसे तो नहीं होता ना मोहित साहब, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो चीजें प्रॉपरली हो सकती हैं वो आप प्रॉपरली करें, तरीके से लाएं, पार्लियामेंट्री कमेटी में लाएं। आप इलेक्टोरल रूल्स अभी बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं, जो तरीकेकार है उसको फॉलो करें। ठीक, हाँ, आपका मौक़िफ़ आ गया। ज़रा मुझे हुमायूं अख्तर साहब की तरफ जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं दोबारा जो शाहिद सत्तार साहब की तरफ। हुमायूं अख्तर साहब, ये अजीब हुस्न इत्तफाक है कि आप पाकिस्तान के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, और आप पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन भी हैं,
हमेशा से पाकिस्तान के बहुत अरसे से बिजनेसमैन भी हैं। हमारे साथ जुबैर तोफैल वाला है, वो भी बिजनेसमैन है, मांडवे वाला भी बिजनेसमैन है, सिर्फ शाहिद सत्तार बेचारे जो हैं वो को बहुत बड़ा कारोबार नहीं चला रहे। लेकिन इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तान के बिजनेसेस जो हैं उन्होंने कोई ऐसी इनोवेशन की ही नहीं है गुज़िश्ता 20 बरस में कि वो बैनुल-अक़वामी मंडियों में अपने माल को आसानी से फ़रोख्त कर सकें। हमारी मसनूआत जो हैं वो कंपेटिटिव नहीं है, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट जो है बिज़नेस नहीं करता। FTA 2 को देख लें जिससे आप वाकिफ़ हैं कि उसमें चाइना ने पता नहीं 8 से 10 हज़ार प्रोडक्ट्स खोली हुई हैं जो ऑलमोस्ट ज़ीरो रेटेड है, लेकिन उस पर भी हम कुछ भी एक्सपोर्ट चीन में कर नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे हुमायूं साहब? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एक उम्मीद की किरण जो इस मुल्क में मौजूद है वो पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर और पाकिस्तान का बिजनेसमैन है। इसमें डिटेरियोरेशन नहीं हो रही, इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये भी बिल्कुल सही है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, अब देखिए ना, मैं आपको बताऊं, पीपल पार्टी का 2008 के दौर में डिवैल्यूएशन हुई और मैं एक्सपोर्ट्स 9 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर पे लेके गया था। इनके 5 साल में वो 20 से 25 बिलियन डॉलर हो गए। लेकिन ये क्या वजह है कि नून के दौर में वो एक्चुअल एक्सपोर्ट घट के 21 बिलियन पे आ गई और अब हमारी डिवैल्यूएशन के बावजूद उस तेजी से एक्सपोर्ट नहीं बढ़े। इसकी वजह ये है ना नून को इल्जाम तो सारे दे देते हैं। वजह ये है कि 10 साल और 15 साल में अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स में टेक्नोलॉजी कंटेंट इंप्रूव ना करें, बेशक वो टेक्सटाइल हो, दुनिया के साथ मूव ना करें, तो सिर्फ डिवैल्यूएशन जो है वो एक्सपोर्ट्स को हेल्प नहीं करेगी। ये एक बुनियादी वजह है। या आप यकीन करें, अब आप खुशकिस्मती से चूंकि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर नहीं है, आपने टेक्सटाइल वालों पे इल्जाम लगा दिया है। जरा टेक्सटाइल वालों का भी ले लो पर्सपेक्टिव। शायद सत्तार साहब आप इसको जवाब दें। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर में मैं शायद सरकार की एप्टमा का मेंबर हूं, मैं टेक्सटाइल में हूं और मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने अपने ऊपर भी इल्जाम लगाया। अच्छा, मेरा तो ख्याल था बेवरेजेस में नहीं, वो एक टीम है टेक्सटाइल में। अच्छा, मैं शायद सत्तार साहब डिफेंड योरसेल्फ। अच्छा चले, मुझे नहीं पता था इसका। थैंक्स। देखें जी, सबसे पहले तो जी बिजली गैस नहीं थी पहले, ठीक। उसके बाद बिजली गैस जब आई तो बहुत महंगी थी, हम कंपेटिटिव थे ही नहीं। इस गवर्नमेंट ने आके हमारे बिजली और गैस के रेट ठीक किए जिससे हम कंपेटिटिव हुए। उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स देखें बढ़नी शुरू हुई। इस साल 3 अरब डॉलर एक्स्ट्रा आपकी सिर्फ ये टेक्सटाइल्स लेके आ रही है। उसके अलावा तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर इस साल इन्वेस्टमेंट हुई है इन एक्सपेंशन एंड न्यू प्लांट्स जो कि नई टेक्नोलॉजी के। अच्छा, हुई है जी जी जनाब। टर्फ में आप देख लीजिए कितनी एलसीज खुली हैं, तो उसमें से 60 से 70% जो है सारी टेक्सटाइल्स की हैं। और अब फिर ये इल्जाम क्यों है कि आप सिर्फ कपड़ा ही बेचते हैं या धागा बेचते हैं दुनिया में? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो देखें, बीच में एक वक्त आया था कि जी जब बिजली ना थी ना गैस की, कोई तरीका नहीं था कारखाने चलाने का, और लोड शेडिंग चलती थी, गैस की भी बिजली की भी। तो और फिर जब आई तो बहुत महंगी आई। फिर जब आप बनाते थे कम्पेटिटिव नहीं थे। जब कम्पेटिटिव हुए, जब इस हुकूमत ने आके रीजनली कम्पेटिटिव टैरिफ्स दिए तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हुई। उससे हमारी अब कैपेसिटी बढ़ाने का मौका आया। कैपेसिटी बढ़ाने का मौका आया तो हमने इन्वेस्टमेंट की, पूरे सेक्टर ने की है। और उससे अब ये कि नई टेक्नोलॉजी आई है, नए प्लांट्स आए हैं, आ रहे हैं। अगले साल इंशाल्लाह 3 अरब डॉलर एडिशनल आएंगे। इसका मैं ये 3 अरब डॉलर सिर्फ एक साल नहीं, हर साल की एडिशन है। ये इसमें एडिशन आएगा। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। एडिशन जरूर आएगा अगर यूरोपियन यूनियन ने आप SP+ कैंसिल ना कर दिया। वो भी जाहिर एक बहुत बड़ी बैटल है। और रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ RCET जो है उसके ऊपर भी जाहिर है हुकूमत उसको विड्रॉ करने के बारे में सोच रही है। इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। हुमायूं अख्तर साहब से बात का आगाज़ करते हैं। हुमायूं अख्तर साहब, आपका ताल्लुक हुकूमत से है, आप बिजनेसमैन भी हैं। आपने खुद बताया इस प्रोग्राम में कि आपका टेक्सटाइल से भी ताल्लुक है, आप एप्टमा के भी मेंबर हैं। तो शाहिद सत्तार साहब ने बड़े जोशो खरोश से बताया कि रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ हमें मिले हैं, लेकिन हम तो सुन रहे हैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों से कि अब हुकूमत इन RCET को, जो रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ हैं, इनको भी विड्रॉ करने के बारे में सोच रही है। तो फिर क्या होगा एक्सपोर्ट्स का? देखिए, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं शाहिद सत्तार साहब, और मैं बताऊंगा कि मैं क्या कह रहा था और शायद साहब क्या कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का ताल्लुक है वो हम, या गैस के टैरिफ का ताल्लुक है, वो हम
अपने रीजनल कंपटीशन से ज़्यादा हैं और अनकम्पेटिटिव हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हमारी कॉटन की जो एडवांटेज थी कि हम कॉटन प्रोड्यूसर हैं, वो आपको पता है कि हम 15 मिलियन बेल से अब 6-7 मिलियन बेल्स पे आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह हमें भी कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है, जो हमारी एक एडवांटेज थी भी वो भी अब नहीं रह गई। तो डेफिनेटली हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। मैं ये कह रहा था, कसूरवार कौन है जब आप लोगों ने गन्ना उगाना शुरू कर दिया वहां जाके कॉटन फील्ड्स में? कॉटन फील्ड में गन्ना अगर नहीं उगाएंगे तो फिर आप जरा चीनी इंपोर्ट करें, फिर मैं देखता हूं कि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या होता है। दूसरी ये बात है मोहित, दूसरी बात ये है कि मैं जो कह रहा था देखिए, मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं यान या वीविंग या डाइंग फिनिशिंग या गारमेंट्स की या वीविंग की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि 15 साल पहले अगर आप एक गारमेंट बनाते थे और दुनिया में वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और उसकी फैब्रिक्स और उसकी टेक्निक्स चेंज हो गई हैं, तो जब तक आप उन चेंजिंग टेक्निक्स के साथ और कंपटीशन के साथ नहीं रहेंगे तो फिर सिर्फ डिवैल्यूएशन आपको फायदा नहीं देगी। टेक्नोलॉजिकली आपको कंपटीशन के साथ साथ मूव करना है, और मेरी नजर में इस चीज में हम थोड़े पीछे रह गए। और इसी वजह से आप इसका सबूत ये है कि 2008 की डिवैल्यूएशन हुई, आपकी एक्सपोर्ट्स 5 बिलियन बढ़ गई। अब आपकी एक्सपोर्ट्स आर इनएलास्टिक टू डिवैल्यूएशन। आपने डिवैल्यूएशन किया है, एक्सपोर्ट्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है, इसलिए कि आप टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए। अच्छा, मैं इससे पहले कि जाऊं मांडवे वाला साहब की तरफ, बड़ा ज़रूरी सवाल है मेरे लिए, मेरे पास उनके लिए, लेकिन ज़ुबैर तुफैल साहब, ये आपने सुना है कि एक्सपोर्ट्स में कोई खास तरह इजाफा नहीं हो सका चूँकि इंडस्ट्री ने, जो आप लोग जिसको आप बिलोंग करते हैं, आप लोगों ने अपने आप को मॉडर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं किए हैं। आप लोग सारा मुनाफा जो है वो खुद पकड़ लेते हैं और अपने बिजनेस के अंदर उसको री इन्वेस्ट नहीं करते। देखिए, मैं कहूँगा कि हमारी मेन एक्सपोर्ट ही जो थी वो टेक्सटाइल के गिर्द घूमती थी, और टेक्सटाइल ने अब आखिरी 1-1.5 साल में जो है इन्वेस्टमेंट की है। टर्फ प्रोग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्सटाइल सेक्टर ने की है, और उसके बाद दूसरी इंडस्ट्रीज़ ने की है। आपकी बात ठीक है कि हम आखिरी 6-7 साल हो गए हैं कि कभी $25 बिलियन से एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं पाए, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ सनतें जो हैं वो एक्सपोर्ट की तरफ उनको ऐसे मौके मिले हैं कि आने वाले साल में मुझे लगता है कि 25 बिलियन वाला जो एक फिगर है उसको क्रॉस करके आगे जाएंगे। लेकिन 1-2 बिलियन बढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी इंपोर्ट जो है वो अभी भी तकरीबन $44 बिलियन की इंपोर्ट है, और एक्सपोर्ट जो है वो हार्डली 25 बिलियन की होगी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आती है, वो उसको आगे बढ़ें, ना सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि दूसरे सेक्टर भी हैं, केमिकल सेक्टर भी है, उसके अलावा सीमेंट। पिछले 10 माह में ट्रेड गैप में फिर इजाफा हो गया। हुकूमत दावे करती रही ट्रेड गैप को कम करने के। ज़ुबैर तुफैल साहब, पिछले 10 माह में ट्रेड गैप में एक बार फिर इजाफा हो गया, क्या वजह है? उसकी वजह देखें, उसकी वजह है कि इंपोर्ट ऑफ शुगर, उसकी वजह है इंपोर्ट ऑफ व्हीट। अब जो आपके ये दोनों इंपॉर्टेंट क्रॉप जो हमेशा से आपके पास होते थे, आप 26 मिलियन टन के करीब गंदम पैदा करते थे, आप गंदम इंपोर्ट नहीं करते थे। अब आप इस साल में गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, और गंदम की भी प्राइस बढ़ती बढ़ती $200 से बढ़ के गालिबन $280 मिलियन तक पहुंच गई है। इसी तरह अब आपकी शुगर की शॉर्टेज है, तो भी आप शुगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चंद एग्रीकल्चर। तीसरी बात है आपकी कॉटन की। कॉटन जो आपकी आज से 4 साल पहले 13 मिलियन बेल की क्रॉप आती थी, वो अब तकरीबन 6.5 मिलियन बेल पर आ गई है, आधी हो गई है। तो वो भी जो कॉटन की शॉर्टफॉल है वो भी बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। तो इन तीनों चीज़ों की इंपोर्ट की वजह से, कॉटन, शुगर, व्हीट, इन तीनों की इंपोर्ट की वजह से जो है ट्रेड गैप बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक, मुझे जरा मांडवे वाला साहब की तरफ आने दीजिए। सलीम मांडवे वाला साहब, सवाल पीपल्स पार्टी से है कि जो हमारे सामने एदाद व शुमार आते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के, जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट किए गए, जब शायद सत्तार साहब कहते हैं बिजली नहीं थी, फिर बड़ी महंगी थी, 1990 से लेकर 2013 के दरमियान में जो IPP पावर एग्रीमेंट किए गए, अब वो बड़े महंगे थे। अब हुकूमत ने उनको रीनेगोशिएट किया है 47 IPPs के साथ, और उसके नतीजे में 800 अरब रुपए जो हैं, अगर वो इंप्लीमेंट हो जाए वो बच सकते हैं। इसका क्या आप अपना डिफेंस देंगे कि आपने इतने महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट किए कि इंडस्ट्री का चलना ही मुश्किल हो गया, ये प्रॉफिटेबल नहीं रही?
देखिए जी, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी उससे एक बड़ा स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है जो बड़ा डेंजरस है, कि जितने कैप्टिव पावर यूनिट थे जो हमने ज्यादातर इंडस्ट्रीज को दिए थे और एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को दिए थे, उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। उसमें ना कोई पावर परचेज एग्रीमेंट था और उसमें ना कोई चीज थी, वो सिर्फ उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए थी। अब वो आपने एक बड़ा हिट किया एक्सपोर्टर को, सेइंग कि जी आप अपनी जनरेशन नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट की बिजली खरीदनी पड़ेगी और महंगी खरीदनी पड़ेगी। डजंट मैटर आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, जो भी चीजें की हुई हैं, चाहे वो उसका कोई भी फेट हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के मेजर लेना, पावर एग्रीमेंट किए, रीनिगोशिएट किए, वो ज्यादा थे कम थे, कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा थी कम थी, वो जिस वक्त जिसने किए उनकी अपनी मजबूरी होगी, उस गवर्नमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, बिजली की कमी होगी मुल्क में। उसका आपने खैर जवाब नहीं दिया, उसका आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने हुमायूं साहब के लिए एक नया सवाल उठा दिया। हुमायूं साहब, ये जो कैप्टिव पावर आप बंद कर दी आपने और बंद कर रहे हैं आप, ताबिश साहब मेरा ख्याल उनका ये ब्रेन वेव और आइडिया है, इसका क्या डिफेंड है? कोई डिफेंड नहीं जी, आप यही कह रहे हैं ना। मेरा पहला आपके प्रोग्राम में यह सवाल था कि इंडस्ट्री रिवाइव होगी तो जो आईपीपीज या गवर्नमेंट की बिजली है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खरीदेगा, जो मेन बायर है उसका। अब गवर्नमेंट आपको फोर्स कर रही है कि क्योंकि अगर आप वो नहीं खरीदेंगे और आईपीपीज को आपको कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ेगी, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि आप हमसे पहले खरीदें और अपनी कैप्टिव पावर बंद करें। जो कि गवर्नमेंट भी डिलेमे में है, उसको कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर डिलेमे में है, उसने इन्वेस्टमेंट की, उसने कैप्टिव पावर लगाई, आप कह रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। सो ये एक कैच 22 सिचुएशन है। अब मेरी नजर में है तो ये ज्यादती, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कराई, फिर कहा कि ये लगा लो हम इस्तेमाल करने देंगे, फिर आपने कहा कि नहीं हमारा सर्कुलर डेट बहुत बढ़ गया है इसलिए आप हमसे खरीदें। अच्छा, शायद सत्तार साहब कुछ और कैबिनेट मेंबर से, वुज़रा से जब मेरी बात हुई इस हवाले से, कैप्टिव पावर के हवाले से, वो कहते हैं कैप्टन वाले कहानियां मारते हैं। इन्होंने बहुत पुराने यूनिट लगाए थे जो बेसिकली इतने अच्छे भी नहीं हैं और बड़े महंगे हैं, और इसे कहते हैं अब वो जाहिर है जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी वो 5 साल के बाद उसका सारा ये क्रेडिट बिजनेस साइकिल में ले चुके हैं, ये दुहाई मुफ्त की दे रहे हैं। पिछले साल इन्होंने कहा कि जी आप 45% एफिशिएंसी करें अपनी, तो हमारे बेतहाशा लोगों ने नए इंजन, नए प्लांट्स इंपोर्ट किए, अभी कुछ लग रहे हैं, कुछ लग गए हैं। और जहाँ तक ताल्लुक ये है कि जी कैप्टिव पावर को आप बंद करके तो बिजली खरीदें, कहते हैं खरीदने के लिए ग्रिड से, वो ग्रिड की बिजली से तो ये नए कारखाने चल ही नहीं सकते, नई टेक्नोलॉजी चल ही नहीं सकती, नहीं चल पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सत्तार साहब, वक्त हमारा बदकिस्मती से खत्म हो गया। बहस आपने देखी खासी तेज़ो तुंद है, फैसला नाज़रीन हमेशा की तरफ आपका है, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।